गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करती हूँ आप खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम आपकी जो हिंदी की पुस्तक है स्पर्श भाग 2 उसमें गद्य भाग शुरू करेंगे। पद्य भाग की सारी कविताएं मैं पहले ही यूट्यूब पे डाल चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप उन्हें देखेंगे। अब तक आपने पूरी देखी नहीं है, उन्हें देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो बच्चों, आज हम आपके गद्य भाग में पहला पाठ जो है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित बड़े भाई साहब पढ़ने जा रहे हैं। तो मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें साहित्य सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनका बचपन का नाम धनपत राय था और जो उर्दू में नवाब राय नाम से लिखा करते थे। उनकी सोजे वतन जो कहानी संग्रह था वो जब्त कर लिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। क्योंकि उस समय अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि देश की आज़ादी के लिए लोग जागरूक हों और उनको कोई परेशानी हो, इसलिए वो अपनी आज़ादी बनाए रखने के लिए, भारत पर शासन करने के लिए इस तरीके की जागरूक कहानियों को या कविताओं को बैन लगा देते थे। तो ऐसे ही अंग्रेज करते थे। तो मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। उन्होंने हिंदी साहित्य में उन दबे कुचले प्रताड़ित जो लोग हैं उनको स्थान दिया, उनको अपनी कहानी और उपन्यास का नायक बनाया। जैसे इनकी प्रसिद्ध उपन्यास है गोदान, और गोदान में इन्होंने जो प्रमुख पात्र है उपन्यास का वो है होरी, जो एक किसान है, ज़मीन का मालिक होता है। धीरे धीरे वो ज़मीन उसकी कर्ज में चली जाती है, फिर वो बीमार है, मजदूर बन जाता है, मेहनत करता है, दबा कुचला है, प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, सजा भी काटता है, सब चीज़ें होती है उसके साथ। एक मजबूर, लाचार, बेबस किसान को उन्होंने यहाँ एक हीरो के रूप में प्रस्तुत किया है। इस तरीके से इनकी जितनी भी उपन्यास और कहानियाँ हैं, हमें ऐसे ही पात्रों से रूबरू होने का अवसर मिलता है। तो बच्चों, इनकी जो प्रसिद्ध सारी कहानियाँ हैं मानसरोवर पुस्तक में संकलित है, जो 8 खंडों में विभाजित है। आपको मौका मिले आप अवश्य ये कहानियाँ पढ़िएगा। कुछ तो आपने अपने पाठ्यक्रम में पढ़ी ली होंगी, तो आगे भी मौका मिले तो इन कहानियों को अवश्य पढ़िएगा। तो बच्चों, पाठ का नाम है बड़े भाई साहब। क्या नाम है? बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब। तो बच्चों, ये है पाठ प्रवेश। तो अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। ऐसा आपको भी सुनाई देता होगा अपने घर में कि अभी तुम इतने बड़े नहीं हुए जो इस काम को शुरू करो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूँ ना टोकता। लेकिन इस भुलावे में ना रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार आपको नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने में भी अपने आप को रोकना पड़ता है जो उन्हीं की उम्र के बच्चे बेधड़क करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि ये लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते और आपके छोटे बहन भाई होते हैं, तो आपको बड़े की उपाधि मिल जाती है और आपको अपने आप को उन कामों से रोकना पड़ता है, जिन कामों को, जिन खेलों को करने के लिए आपका मन करता है। प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे, लेकिन घर में उनसे छोटा उनका एक भाई और है, और उनसे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वे खुद भी यही चाहते हैं और कोशिश करते हैं कि जो कुछ भी करें वो छोटे भाई के लिए एक मिसाल बन जाए, एक उदाहरण बन जाए, एक एग्जाम्पल बन जाए। और इसी आदर्श स्थिति को बनाए रखने में उनका खुद का बचपन नष्ट हो जाता है। खुद अपनी भावनाओं पर उन्हें काबू रखना होता है। बच्चों का मन तो चंचल है, नटखट है बच्चे, और हर काम को करने की सामर्थ्य उनमें है, उमंग है, जोश है, उत्साह है, तो उसी को उन्हें काबू करना पड़ता है। तो बच्चों, बड़े भाई साहब पाठ पढ़ते हैं। दोनों भाई हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में, और बड़े भाई साहब हर समय कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, और छोटा भाई पढ़ता तो कम है लेकिन आता अव्वल क्लास में, फर्स्ट आता है। तो बड़े भाई साहब 9वीं क्लास में और छोटा भाई 5वीं क्लास में है। बड़े भाई साहब शिक्षा रूपी भवन की
बुनियाद जो है मजबूत बनाना चाहते थे, नींव जो है मजबूत बनाना चाहते थे। उनका ये मानना था अगर नींव ही मजबूत ना हो तो मकान पायदार नहीं बन सकता, मजबूत नहीं बन सकता। इसलिए वो एक ही क्लास में 2-2 साल लगा देते थे, जो उनकी उम्र के बच्चे 1 साल में पास कर लेते थे। तो इसलिए अब छोटे भाई तो छोटा ही था, 9 वर्ष का था, बड़ा भाई 14 वर्ष का था, तो उसकी समझ में उनकी बातें आती भी नहीं थी। बड़े भाई साहब बहुत ही अध्ययनशील थे, हर समय पढ़ते रहते थे, और अगर पढ़ते पढ़ते ऊब जाते तो किताब के हाशिए पर ही कुछ ना कुछ लिख लेते थे, और कुछ ऐसा लिखते थे जिसमें कोई सामंजस्य भी नहीं होता था। एक बार लेखक उनकी लिखाई पढ़ने लगा तो उन्होंने देखा स्पेशल, अमीना, भाइयों भाइयों, दरअसल भाई भाई, राधे श्याम, श्रीयुत राधे श्याम। 1 घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ। अब छोटे भाई ने बहुत प्रयास किया कि क्या लिखा है समझूं, लेकिन उसका पूछने का कोई साहस भी नहीं होता था बड़े भाई साहब से कि ये क्या लिखा है, क्योंकि वो 9वीं कक्षा में थे, जमात यानी कक्षा, और वो 5वीं में थे। उनकी रचनाओं को समझना छोटा मुंह बड़ी बात थी। मुहावरा है बच्चों ये, छोटा मुंह बड़ी बात, यानी छोटे होने पर बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए, यानी कुछ कठोर शब्द या कुछ ऐसे शब्द जो आपको शोभा नहीं देते। अब छोटे भाई का व्यवहार बिल्कुल अलग था। जहाँ बड़े भाई साहब तो हर समय पढ़ाई में मस्त लगे रहते थे, वहीं छोटा भाई का मन खेल में ज़्यादा लगता था। 1 घंटा किताब लेकर बैठकर पढ़ना भी एक पहाड़ हो जाता था। वो तो क्या करते थे, उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। 1 घंटा भी मुश्किल से पढ़ते थे। मौका मिलते ही बाहर मैदान में निकल जाते थे, कभी कंकरियाँ उछालते, कभी फुटबॉल खेलते, वॉलीबॉल खेलते, और कागज़ की तितलियाँ बनाकर उड़ाते, और कोई दोस्त मिल जाता तो कहने ही क्या। या कभी कभी छात्रावास के जो गेट था उसके दरवाजे पर चढ़कर मोटर गाड़ी का आनंद लेते थे, आगे पीछे दरवाजे को करते थे। और जब खेल कूद कर आते थे तो भाई साहब को देखते उनके प्राण सूख जाते थे, जैसे जान निकल गई हो। ये भी मुहावरा है बच्चों। और भाई साहब का पहला सवाल होता था कहाँ थे, और इस बात को सुनकर वो डर जाते थे। उनके मन में ये आता था कि ये भी कह सकता हूँ कि ज़रा बाहर गया था घूमने, लेकिन नहीं, वो कभी ऐसा नहीं कहते थे। उन्हें लगता है कि उन्हें अपनी गलती स्वीकार है, भाई उन्होंने बाहर जाकर अपराध किया है। और कभी बड़े भाई साहब प्यार से और कभी रोष यानी गुस्से से उनका स्वागत करते, और उन्हें विभिन्न विषयों की कठिनाई के बारे में बताते। जैसे अंग्रेजी विषय के बारे में बताते कि बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, तुम तो इस तरीके से खेल कूद में लोगे तो तुम्हें एक अक्षर भी नहीं आएगा। हर्फ का मतलब है अक्षर, एक अक्षर भी नहीं आएगा तुम्हें समझ में अगर तुम इसी तरीके से खेल कूद में रहोगे। मुझे देखो, मैं सारा दिन पढ़ता रहता हूँ, फिर भी एक क्लास में 2 बार मुझे 2-2 साल लगाने पड़ते हैं। अगर तुम्हारा ये हाल रहा तो तुम तो इस क्लास में आ ही नहीं पाओगे। खून जलाना पड़ता है अंग्रेजी पढ़ने के लिए। बड़े बड़े विद्वान अंग्रेजी नहीं सीख पाए हैं, शुद्ध अंग्रेजी नहीं आते, तो तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो। मुझे देखकर भी कोई सीख नहीं लेते कि मैं हर समय पढ़ता रहता हूँ। कभी इतने सारे खेल तमाशे मेले होते हैं, कभी तुमने देखा है मैं उन्हें खेलने जाता हूँ, या हॉकी के मैच होते हैं मैं उनके पास भी नहीं जाता, क्योंकि पढ़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा बड़े भाई छोटे भाई को बताते। अगर तुम इसी तरह रहोगे तो एक ही क्लास में सड़ते रहोगे। क्यों माता पिता की गाड़ी कमाई यानी मेहनत की कमाई बर्बाद कर रहे हो। जाओ घर चले जाओ, वहीं खेलो कूदे। और उनकी लताड़ यानी उनकी डांट को सुनकर छोटे भाई की आंखों में आंसू आ जाते। और बड़े भाई साहब तो उपदेश देने की कला में निपुण थे ही। ऐसी ऐसे सूक्ति बांध चलाते, ऐसी ऐसी तेज चुपती हुई बातें कहते कि आदमी को रोना ही आ जाए। बड़ा छोटा भाई निराश हो जाता, सोचता मैं क्यों यहाँ रहकर पैसे बर्बाद कर रहा हूँ, क्यों ना घर चला ही जाऊँ जब मेरा मन पढ़ाई में लगता ही नहीं है। लेकिन घंटे 2 घंटे बाद निराशा के बादल छट जाते और झटपट भाई साहब की बातों को सुनकर एक टाइम टेबल बन जाता, जिसमें सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खेलने का कोई उसमें स्थान नहीं होता था। लेकिन बच्चों, टाइम टेबल बनाना एक बात है और उसे अमल करना, उसे फॉलो करना, उसका अनुसरण करना दूसरी बात है। अब छोटा भाई भी हमारे और आपकी तरह ही होगा, टाइम टेबल बना लेता। कुछ बच्चे हैं जो टाइम टेबल बनाते हैं, समय सारणी के अनुसार काम करते हैं, जीवन में बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचते हैं। और कुछ होते हैं
कि थोड़ा पढ़ते हैं, होशियार होते हैं, थोड़ा फोकस करते हैं, एकदम कैच कर लेते हैं और तो भी अच्छे निकल जाते हैं। कुछ होते हैं जो बड़े बड़ी बात टाइम लगाते, बड़े भाई साहब की तरह मंद बुद्धि होते हैं, पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन आउटपुट बाहर नहीं निकाल पाते, उस समय परीक्षा के समय एग्ज़ाम में नहीं लिख पाते। तो अलग अलग बुद्धि के अलग अलग बच्चे होते हैं बच्चों। अब छोटे भाई ने टाइम टेबल बना लिया, लेकिन जैसे ही फुटबॉल की उछल कूद दिखाई देती, मैदान की हरियाली, ठंडी ठंडी हवा, दोस्तों के खेल दिखते, कबड्डी, उछल कूद, वॉलीबॉल की तेजी फुर्ती, वो अनायास रूप से उनकी तरफ चले जाते और टाइम टेबल भूल जाते। और खेल कूद कर जब वापस आते तो फिर उनके सिर पर एक नंगी तलवार सी लटकती रहती भाई साहब की डांट की। जैसे मौत और विपत्ति के बीच आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा होता है। मुसीबत आ जाती है तो भी वो सोचता है भगवान मुझे बचा ले, मौत आती है तो भी कि मैं बच जाऊं। उसी तरीके से भाई साहब की फटकार और घुड़कियाँ खाकर भी वो खेल को नहीं भूल पाते थे। खेल तो उनके लिए ज़रूरी था, चाहे भाई साहब डराएं और चाहे डांटें, लेकिन खेल ज़रूरी है। तो इस तरीके से सालाना वार्षिक एग्ज़ाम हुआ, बड़े भाई साहब फेल हो गए और छोटे भाई पास हो गए। पास क्या, दर्जे में प्रथम आए अपनी कक्षा में। तो अब सिर्फ क्लास में 2 साल का अंतर रह गया। अब छोटे भाई के मन में आया कि बड़े भाई से पूछूं, उनको आड़े हाथे लूं, सुनाऊं उनको कि आप तो मुझे इतने बड़े भाषण दे रहे थे, इतनी मुश्किल पढ़ाई है, ये है वो है, तो आपने कौन सा तीर मार लिया, आप तो पास ही नहीं हुए और मैं देखो पास हो गया खेल कूद के भी। लेकिन छोटे भाई को ये विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा कि मैं तो छोटा हूँ और मेरे बड़े भाई इतने दुखी हो रहे हैं। तो उसके मन में भी हमदर्दी हो गई भाई साहब के प्रति। लेकिन अब भाई साहब का डर उसके मन में कम हो गया। उसके मन में कभी कभी आता था कि अगर भाई साहब ने मुझे डांटा या मेरी फजीयत की तो साफ कह दूंगा, आपने कौन सा खून जलाकर तीर मार लिया, तो आप भी तो दिन रात पढ़ते रहते थे, फिर भी आपने कोई कमाल नहीं किया, तीर मारना ही नहीं कोई कमाल का काम करना है ना। तो लेकिन छोटे भाई के रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि बड़े भाई साहब का आतंक, जो डर था, वो अब उस पर कम हो गया है। भाई साहब की बुद्धि बड़ी तेज थी, उन्होंने भांप लिया। एक दिन जब सुबह से शाम तक गुल्ली डंडा खेलकर छोटा भाई वापस आया हॉस्टल में, तो बड़े भाई साहब ने तो मानो तलवार खींच ली, यानी उसके सुनाने के लिए, उपदेश देने के लिए भाई साहब तैयार हो गए और टूट पड़े, एकदम हमला बोल दिया। देखता हूँ इस साल पास हो गए हो, दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया है, तुम्हें घमंड हो गया है। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों का नहीं रहा, तुम्हारी तो क्या हस्ती है। रावण का उदाहरण दिया उन्होंने कि जिसने घमंड किया था दीन दुनिया दोनों से चला गया। इम्तहान पास करना कोई बड़ी बात नहीं, असल बड़ी बात है बुद्धि का विकास, उसका मतलब समझो। अंग्रेज़ों का उदाहरण दिया कि कितना विस्तार कर लिया था लेकिन फिर भी चले गए। रावण का उदाहरण दिया। सब उदाहरण देकर बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को कहा कि आदमी चाहे कितने कुकर्म कर ले, बुरे काम कर ले, पर अभिमान ना करे। शैतान का बताया हाल, किस तरीके से उसने अभिमान किया था और ईश्वर से बढ़कर उसने सोचा था उसका कोई भक्त नहीं है, लेकिन अंत में स्वर्ग से नरक में चला गया। शाह रूम के बारे में बताया, अहंकार किया और अंत में भीख मांग मांग के मर गया। तो इस तरीके से बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को बताया कि तुम्हारे तो अब तुम प्रथम आ गए हो, तो ये तो तुम्हारे अंधे के हाथ बतेड़ लग गई, यानी बिना मेहनत के ही तुम्हें फल मिल गया है। लेकिन अंधे के हाथ बटेर सिर्फ एक बार लग सकती है, तुक्का एक बार ही लग सकता है, बार बार नहीं लग सकता। असल खिलाड़ी तो वो है जिसका कोई भी निशाना खाली ना हो। मेरे फेल होने पर मत जाओ, मेरी क्लास में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा, यानी घबरा जाओगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मैथ की कठिनाई, गणित का, ज्योमेट्री का, अलजेब्रा का, बीजगणित, अंक गणित, इन सब की कठिनाइयाँ बताई कि कितना मुश्किल है। इतिहास के बारे में बताया, बादशाहों के नाम, हेनरी, है ना, कि इन सब के नाम बताए। तो तुम्हारा तो दिमाग चक्कर खाने लगेगा। तो वो सब चीज़ें बताई कि किस तरीके से ज्योमेट्री कितनी मुश्किल है। फिर साहित्य के बारे में, हिंदी के बारे में कि समय की पाबंदी, निबंध लिखो, 4 पेज से कम ना हो। अब ये भी बात सही है, अगर समय की पाबंदी है तो समय के महत्व पर हमें कम ही चीज़ें लिखनी चाहिए। अब 4 पेज ना लिखे हो तो एग्ज़ाम में एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। तो इस तरीके से
पंख कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कठिन परिश्रम करना पड़ता है। तो अपने अनुभव को बड़े भाई साहब ने छोटे भाई को बतलाया। वो तो स्कूल का समय नज़दीक था, नहीं तो ना जाने उपदेश माला कब तक चलती रहती, भाई साहब बोलते रहते। भोजन आज उसे निस्वाद सा लगा। छोटे भाई को मज़ा नहीं आया खाना खाने में, क्योंकि भाई साहब ने इतने सारे उदाहरण दे दिए थे। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है, ये अपमान हो रहा है, तो फेल हो जाने पर तो शायद मेरी जान ही ले लें, प्राण ही ले लें। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब था। ताज्जुब यानी आश्चर्य था। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी मैं पुस्तकों में मेरी अरुचि जो की त्यों बनी रही। कम ही पढ़ता था। खेल कूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी था मगर बहुत कम, बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए जो काम मिला है। दर्जे में जलील ना होना पड़े, जलील यानी शर्मिंदा ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वह लुप्त हो गया, छिप गया। जो बड़े भाई साहब से डरना थोड़ा कम कर दिया था, अब वो फिर पहले जैसे ही हो गया। अब चोरों का सा जीवन कटने लगा, यानी भाई साहब की नज़र बचाकर ही खेलने जाना पड़ता था। फिर क्या हुआ बच्चों, साल बीत गया, फिर एग्ज़ाम हुआ, वार्षिक एग्ज़ाम हुआ, सालाना एग्ज़ाम हुआ, और संयोग कुछ ऐसा हुआ कि लेखक फिर पास हो गया और बड़े भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने बहुत मेहनत नहीं की, पर ना जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया। मुझे खुद आश्चर्य हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया कि बस जान लेने के लिए, नहीं तो पूरी जान झोंक दी पढ़ाई में। कोर्स का एक एक शब्द चाट गए, रट गए। 10 बजे रात तक इधर, 4 बजे भोर से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने के पहले। मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मुख की जो चमक थी फीकी पड़ गई थी, सूख गया था मुंह बिल्कुल। मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया आती थी। पहली बार जब फेल हुए थे तो तब तो उसको थोड़ा घमंड हुआ था छोटे भाई को, लेकिन दूसरी बार तो दया आ गई और वो भी रोने लगा। मैं अपने पास होने की खुशी आधी हो गई। होता ही है बच्चों, जब परिवार में ऐसा हो, बड़े भाई साहब फेल हो जाएं। मैं भी फेल हो गया होता तो भाई साहब को उतना दुख ना होता, लेकिन विधि की बात कौन टाल सकता है। और मेरे और बड़े भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर रह गया था। मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि शायद भाई साहब इस बार भी फेल हो जाएं तो मैं उनके बराबर आ जाऊं। फिर वह किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे, मुझे डांट सकेंगे। लेकिन मैंने इस विचार को अपने मन से ज़बरदस्ती बलपूर्वक निकाल दिया। आखिर वह मेरे हित के लिए ही तो मुझे डांटते हैं। मुझे इस अप्रिय लगता है, किंतु मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर है जो मैं दनादन पास हो जाता हूँ, नहीं तो मैं तो इतना भी ना पढ़ता अगर वो ना मुझे टोकते। अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धैर्य से काम लिया। मेरी भी आज़ादी बढ़ गई, स्वतंत्रता बढ़ गई, और मैंने उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। सहिष्णुता यानी सहनशीलता। मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। क्या हुआ, मुझे ऐसी धारणा होगी मैं पढ़ूँ ना पढ़ूँ मैं तो पास हो ही जाऊँगा। और मैंने जो है नया खेल सीख लिया, कनकौवे उड़ाने का। कनकौवे यानी पतंग उड़ाने का। अब पतंगबाजी की भेंट होने लगा सारा समय। भाई साहब का अदब करता था, सम्मान। अदब यानी सम्मान। अदब उर्दू वर्ड है बच्चों, यानी इसका अर्थ है सम्मान। अदब करता था। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर वो पतंग उड़ाने के लिए बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आँख आसमान की ओर थी और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर, मुसाफिर की ओर जो मंद गति से झूमता पतंग की ओर चला आ रहा था। क्योंकि आसमान में पतंग उड़ रही थी, हिचकोले खा रही थी और नीचे की तरफ धीमी गति से आ रही थी। तो मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने जा रही हो, बेमन से आ रही हो इधर उधर टहलती हुई। बालकों की पूरी सेना लग गए और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी लग गए। यानी पतले पतले बांस के टुकड़े और झाड़दार बांस और एक वो धागे में पत्थर बांध लेते कि हाँ भाई ऊंचे फेंके मारेंगे तो नीचे पतंग गिर जाएगी, ऐसे कि पतंग किसके हाथ आएगी। किसी को अपने आगे पीछे की खबर ना थी।
मानो सभी मानो पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे हो। जहाँ तो कोई ट्रैफिक नहीं था लेकिन सड़क पे तो था, लेकिन बच्चों को उसकी चिंता नहीं थी। जहाँ सब समतल है, ना मोटर कार है, ना ट्राम है, ना गाड़ियाँ हैं, लेकिन सड़क पर तो मोटर कार, गाड़ी, ट्राम, गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें हैं। अचानक भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ यानी आमना सामना हो गया। जो शायद बाजार से लौट रहे थे, उन्होंने वहीं हाथ पकड़ लिया और उग्र स्वभाव से बोले, उग्र यानी गुस्से वाले स्वभाव से बोले, इन बाजारी लोंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए खेलते तुम्हें, दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पैसे के लिए, पतंग के लिए तुम दौड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बाजारी बच्चों के साथ, आवारा लड़कों के साथ तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज है? अब नीची जमात में नहीं हो, नीची कक्षा में नहीं हो, बल्कि 8वीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। उस समय बच्चों 8th पास को भी बड़ी बड़ी नौकरियां मिल जाती थी। 8वां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडिल चे को जानता हूँ जो अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट और सुपरिटेंडेंट हैं। कितने ही 8वीं जमात वाले लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं। तो बाजारी लड़कों के साथ तुम्हें खेलना शोभा नहीं देता। तुम्हें अपने सम्मान का कुछ तो ध्यान रखना चाहिए। अगले साल तुम मेरी कक्षा में भी आ सकते हो अगर यही हाल रह सकता है, लेकिन तुम मेरी कक्षा में भले आ जाओ, लेकिन तुम्हें डांटने का और सिखाने का जो मेरा अधिकार है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। फिर उन्होंने उदाहरण दे दिया कि जो मेरा ज़िंदगी का तजुर्बा है वो हमेशा तुमसे ज़्यादा रहेगा, तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते हो। फिर चाहे तुम MA, DPhil और DLT क्यों ना हो जाओ, यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स पढ़ लो, या डॉक्टर ऑफ फिलोसफी या डॉक्टर ऑफ लिटरेचर क्यों ना हो जाओ। समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। हम दोनों चाहे जितनी भी विद्या पढ़ लें, लेकिन हमारे अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का जो अधिकार है वो हमेशा रहेगा, क्योंकि उनका तजुर्बा हमसे ज़्यादा है। तो अमेरिका में किस तरीके की व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितना ब्याह किया, ये इनकी जानकारी है, मुझे और आपको हो सकती है, लेकिन हमारे अगर जीवन का तजुर्बे की बात करें, मान लो उन्होंने उदाहरण दिया कि मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारे तो हाथ पैर फूल जाएंगे और तुम कुछ नहीं करोगे, तुम दादा को तार दोगे, उसके अलावा नहीं करोगे कुछ। और अगर तुम्हारी जगह दादा होंगे, पिता होंगे, तो वो क्या करेंगे? मरज संभालेंगे, पहचानेंगे कि क्या हुआ है, फिर बिना घबराए डॉक्टर को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, तुम और मैं तो इतना भी नहीं जानते कि जो महीने भर का खर्च पिताजी भेजते हैं उसका कैसे चलाया जाए। हम 20-22 दिन में उस पैसे को खर्च कर देते हैं और फिर पैसे के लिए मोहताज होते हैं, दूसरे की तरफ मुंह देखते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, पैसे नहीं होंगे तो हॉस्टल में सुविधा नहीं मिलेगी। धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं क्योंकि उनके पैसे चाहिए। धोबी से कपड़े धुलाने हैं और नाई से बाल कटवाने हैं। तो जितना आज मैं और तुम खर्च कर रहे हैं उससे आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेक नामी के साथ अच्छे काम करते हुए बिताया है, पूरी सूझबूझ के साथ, और परिवार का, कुटुंब का पालन किया है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी होते थे। फिर दूसरा उदाहरण हेडमास्टर साहब का दिया, जो खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से MA हैं, लेकिन 1000 रुपया तनख्वाह है, लेकिन घर का इंतज़ाम कौन करता है? उनकी माता जी करती हैं। अगर हेडमास्टर साहब करते तो खर्च पूरा ना पड़ता और कर्जदार हो जाते। तो जब माता जी ने घर का खर्च की बागडोर अपने हाथ में ले ली तो घर में लक्ष्मी आ जाई। तो इस तरीके से बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया कि अनुभव का बहुत महत्व है, तजुर्बे का बहुत महत्व है। इस तरीके से बड़े भाई जब छोटे भाई को समझा रहे थे, उन्होंने कहा यूँ नहीं मानोगे तो ये तो देखा है ना, थप्पड़ दिखाया। तो इसका प्रयोग में मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें इस समय जहर लग रही हैं। अब उनकी इस नई युक्ति, इस उपाय के सामने तो छोटा भाई नतमस्तक हो गया कि उदाहरण जो दिया वो तो अच्छा ठीक दिया कि हाँ तजुर्बा बड़ा बात है। और उस समय उसे अनुभव हुआ कि मैं कितना छोटा हूँ बड़े भाई साहब से, इन्हें कितना ज्ञान है। और उस आँखों में आंसू आ गए और भाई साहब के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। उन्होंने कहा नहीं, आपको मुझे डांटने का, समझाने का पूरा अधिकार है और ये बिल्कुल सच है और आपको इस सब चीज़ों का अधिकार है। भाई साहब ने उसे गले लगा लिया और इतनों में एक कनकौवा उड़ता हुआ आसमान में जा रहा था और भाई साहब समझा ही रहे थे कि क्या कनकौवे उड़ाने का मेरा मन नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन क्या करूं, खुद बेरहा करूं, चलूं गलत रास्ते पे चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं।
यह मेरा कर्तव्य है छोटे भाई को सही रास्ते पर लाना। इतना कह ही रहे थे कि संयोग से उसी समय एक पतंग कटी हुई गुजरी और बड़े भाई साहब लंबे थे ही। बच्चों के झुंड तो आ रहे थे पीछे पीछे, लेकिन भाई साहब ने लपक कर पतंग पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ भाग गए। तो बच्चों, ये पाठ था बड़े भाई साहब। बड़े भाई साहब के मन में भी एक बच्चे का मन है बच्चों। ये मन तो बहुत बच्चा ही है। आदमी कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन मन कभी बड़ा नहीं होता। उसके मन में वही इच्छाएं, वही उमंगें होती हैं जो बच्चों के मन में होती हैं बच्चों। तो कथानायक की रुचि किन कामों में थी? कंकरियाँ उछालने, मोटर कार का आनंद लेने फाटक पर, फुटबॉल खेलने, पतंग उड़ाने, है ना, तितलियाँ बनाने। बड़े भाई साहब क्या सवाल करते थे? कहाँ थे? दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया, है ना? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या क्या करते थे? उम्मीद करूँगी आप इन प्रश्नों के उत्तर इस पाठ में से ढूंढेंगे और आपको समझ में आएगा। और अवश्य बताइएगा आप मुझे कि आपको कहाँ इसमें दिक्कत है, तो मैं पक्का कोशिश करूँगी कि आपको मैं समाधान दूँ सब चीज़ों का और ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली बार मैं इसका आपको बैक एक्सरसाइज जो है वो समझाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट, आप खुश रहिएगा और इस पाठ को रिवीजन कीजिएगा।